हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अब कर लो 25 नंबर पक्के। हाँ, आपके रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर यह सेशन आप देखेंगे तो। यह सेशन आपका है रेलवे ग्रुप डी साइंस का। सेशन जो है वो आपका बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के ही क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान का यह आपका सेशन रहेगा। सो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं इस सेशन को। और यह आपका सेशन है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो लोग चैनल पे नए हैं या सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो लोग वहाँ से बाकी की वीडियोस को भी गो थ्रू कर लें। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक रिक्त स्थान है। कौन है श्वसन का वर्णक भाई? पिगमेंट। पिगमेंट कौन है? देखते हैं कौन है। हीमोग्लोबिन। यह क्या कार्य करता है? यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर यह पाया जाता है आपका। यह क्या कार्य करता है? देखेंगे क्या कार्य क्या करता है। इसका कार्य है, यह ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करेगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सबसे पहली बात तो ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन से जुड़ के ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड का पार्ट है। ब्लड का पार्ट है, हमारे रक्त का हिस्सा है। तो रक्त के अंदर यह होता है, जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी हीमोग्लोबिन की वजह से, तो फिर वो जो ऑक्सीजन है वो सारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। सो इसका क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को अपने सारे शरीर के अंदर पहुंचाना। इसीलिए इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देख, बाकी के हम ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है और रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रण करता है। जो रक्त में जो आपका शुगर है उसकी मात्रा को नियंत्रण करेगा इंसुलिन। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। क्या कार्य करता है? शरीर के चयापचय को आपका नियंत्रण करता है थायरोक्सिन। अगला है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या कहता है? इमरजेंसी हार्मोन है। ये निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से, यह निकलता है। और क्या कार्य करता है? यह इमरजेंसी के टाइम पे सिक्रेट होता है। जब कोई भी इमरजेंसी जैसा माहौल होगा, डर जाना, घबरा जाना, उस कंडीशन के अंदर यह हार्मोन आपका निकलता है शरीर से। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? अगला प्रश्न है, एक वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? सबसे पहली बात तो संवेग क्या होता है? संवेग होगा हमारा, संवेग का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। संवेग होता है हमारा द्रव्यमान
गुणा में वेग, कि कितना द्रव्यमान है और उसका कितना वेग हुआ है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, संवेग होता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि द्रव्यमान कितना है और वेग कितना है। अब देखेंगे, ऑप्शन है हमारा वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ये बात सही है। अब अगला ऑप्शन है वस्तु के केवल वेग पे नहीं करता, द्रव्यमान भी है। अगला है वस्तु के केवल द्रव्यमान पे, सिर्फ द्रव्यमान पे भी नहीं करता, वस्तु के केवल आयतन पे, आयतन का तो कोई रोल होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई से उठाया जाता है तो उसकी स्थित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कोई वस्तु है उसको उसकी ऊंचाई से उठा लिया जाए तो उसकी स्थित ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम स्थित ऊर्जा क्या होती है वो देखते हैं। स्थित ऊर्जा है m गुणा में g गुणा में h। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यदि हम वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे तो h बढ़ जाएगा। h क्या होती है, हाइट होती है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्थित ऊर्जा भी, जब किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई से उठाया जाए, मान लो ये एक कोई चीज है, इसको इसकी ऊंचाई से उठा दिया जाता है, इतना ऊपर कर दिया जाता है, तो ये हाइट जैसे ही बढ़ती है वैसे ही स्थित ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हाइट होती है किसी भी चीज की ऊंचाई है वो स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। तो जैसे ही स्थित ऊर्जा बढ़ाई जाएगी तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है। तो कौन सा है, मेथेनोलिक अम्ल। हमारा ऑप्शन सी जवाब सही होगा, यह चींटी के डंक में मिलने वाला है। बाकी सबके बारे में देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल हमें पालक और टमाटर के अंदर मिलता है। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है यह आपका क्वेश्चन। पालक में मिलता है, टमाटर में मिलता है। ठीक है, अगला है हमारा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक अम्ल हमें कहाँ मिलता है, नींबू और संतरे में, खट्टे फलों में मिलता है। अगला है हमारा मिथेनोलिक अम्ल। मिथेनोलिक अम्ल हमें कहाँ मिलता है देखते हैं। मिथेनोलिक अम्ल हमें चींटी के डंक में मिलता है, चींटी के डंक में हमारा यह हो चुका है। अगला है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हमें सिरके में मिलता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, सबका याद कर लें, ये भी हमारे सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरह का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की रिक्त स्थान होती हैं। जो धातु हैं वो क्या होती हैं, खराब संवाहक, सुचालक, विचालक, कुचालक। अब धातु है, धातु क्या करती है, ऊष्मा क्या करती है, उसका सुचालक होती है। धातुओं में से ऊष्मा चली जाती है ना, तो ये क्या होती है, सुचालक। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखिए यह सुचालक क्यों होती है, क्योंकि धातुओं के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन चीजों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो सारी क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं, मुक्त हैं। जो फ्री होगा, मुक्त होगा, वो क्या करता है, आसानी से गति करता है, और गति आसानी से करेंगे तो फिर ये क्या करते हैं, जिससे कोई भी वस्तु है जैसे गति कर सकता है, धातु है, तो जो भी इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे, तो यह क्या हो जाएगी,
इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से चलेगी, मतलब यह गर्म हो जाएगी और ऊष्मा और जो ऊर्जा है वो इसमें से अच्छे से चलेगी गर्म होने की वजह से। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक जहरीला पदार्थ शरीर में धीरे धीरे जमा होता है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी जहरीली चीज शरीर में धीरे धीरे होगी जमा, लेकिन फिर उसका जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे जैव संयोजन। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। जब कोई भी विषैला पदार्थ जीव के शरीर में धीरे धीरे जमा हो तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, तो इसको हम बोलेंगे जैव संयोजन। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अब जैविक संवर्धन क्या होता है? इसके अंदर होता है खाद्य श्रृंखला के हर अगले स्तर पर विषैले पदार्थ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। खाद्य जो श्रृंखला होती है हमारी, उसके अंदर हर एक पड़ाव पे, जैसे हमारे क्या कहते हैं, मान लो सबसे नीचे खरगोश है, फिर हम हैं, फिर हमसे ऊपर कोई है, ठीक है। इस तरह से खरगोश में थोड़ी सी जहरीली चीजें थी, फिर हमारे में ज़्यादा जहरीली आई, फिर हमसे ऊपर गया तो उसमें ज़्यादा जहरीली आई। तो ऐसे खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर जो जहरीली चीज है उसकी मात्रा का बढ़ जाना। जहरीली जो चीज है उसकी मात्रा का बढ़ जाना। इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सेशंस को देख सकते हैं। अगला है हमारा जैव अपघटन। जैव अपघटन के अंदर क्या होगा? जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विखंडन होगा, ठीक है। इसके अंदर किस किस के द्वारा? जीवाणुओं से क्या होगा? विखंडन होगा। किनका? किस जो पदार्थ होते हैं उनका, कोई भी पदार्थ है जो अपने सड़े हुई चीजें होती है उनका विखंडन होता है। जैव विविधता क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियां, जिसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। अलग अलग तरह की प्रजाति मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। विभिन्न प्रजातियां। सारे ऑप्शन हमारे, और ये जैव संयोजन तो होता ही ऐसा है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फिर धीरे धीरे जमा होती जाएंगी, फिर बढ़ जाएंगी। सभी जो है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो इनमें से कौन सा उत्पाद नहीं बनेगा? तो कौन सा नहीं बनता है? लेड नाइट्रेट नहीं बनेगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस हमारा इसका सूत्र होता है। जब हम गर्म करते हैं तो यह टूटकर निम्नलिखित उत्पाद बनाता है। यह क्या क्या बना देगा? जब हम इसको हीट करेंगे, मान लो हमने इसको हीट करा, तो हीट करने पे ये क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड बनाएगा सबसे पहली बात तो। दूसरा क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। तीसरा ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन था तो ये भी क्या कहता है? इसने पूछा था नहीं बनाएगा, जो ऑक्सीजन बन गई तो ऑक्सीजन भी बना रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई तो यह भी बना रहा है।
लेड ऑक्साइड बन गया तो यह भी बना रहा है। इसने पूछा था कौन सा नहीं बनाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। ये जब लेड नाइट्रेट हीट होगा तो खुद हीट होके खुद को तो नहीं बना सकता, हीट होके क्या होगा, टूटेगा, टूट जाएगा। तो ये क्या क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। जब हम अम्ल और जल क्या कहते हैं, क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। अम्ल प्लस क्षार, तो हमें क्या मिलता है, नमक प्लस जल। नमक और जल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो सेशन डेली होता है, डेली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप वहां से वीडियो को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब धातुओं को गर्म किया जाता है तो घनत्व का क्या होता है। जो धातुओं का घनत्व है उसका क्या होता है, गर्म करने पर धातुओं का घनत्व क्या करता है, घटता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे, गर्म करने पे धातु का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जबकि मास समान रहता है और डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कौन सी धातु विस्थापित होती है। जब जिंक डालते हैं तो कौन सी धातु विस्थापित होगी, देखते हैं, तांबा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। CuSO4 के अंदर हम जब जिंक डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाएगा, हमें तांबा मिल जाएगा। जिंक तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक तांबे को विलयन में स्थापित कर देता है। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है। इनमें से उत्तक कौन सा है, यकृत आपका क्या है, यकृत आपका क्या है, देखते हैं। यह एक अंग है, आपका अंगनाशय भी एक क्या है, अंग है। यह रक्त मस्तिष्क भी आपका क्या है, रंग एक अंग है। जो रक्त है वो क्या है, एक उत्तक है। यह एक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह है। जो रक्त है उसके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं भी होती है, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो ये सारे एक साथ काम करती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हम उत्तक बोलेंगे रक्त को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ है दंतवल्क, इनेमल। दांत की यह सबसे बाहरी परत होती है, सबसे जो बाहर वाली परत है उसको इनेमल कहते हैं, और वह बहुत कठोर होती है, सबसे ज़्यादा कठोर होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों से कैसे पहुंचाया जाता है। तो भोजन कौन पहुंचाने का काम करता है, भोजन फल, फ्लोएम फैसे फल, फ्लोएम आपका भोजन पहुंचाने का काम करता है। जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है।
अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। यह पत्तियों का हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, सूर्य की रोशनी को लेने के लिए लेता है और फिर प्रकाश संश्लेषण करता है। आपका जो कैरेटीन, कैरेटीन कैसा होता है? यह नारंगी रंग का होता है, यह नारंगी होता है आपका। और आपका जिंथोफिल, यह पीला होता है। और जो आपका लिग्निन होता है, यह आपका, ये आपके क्या कहते हैं, अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। इसका कलर से कोई भी हमारा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे को मिट्टी से जितने भी पोषक तत्व है वह मिलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। पौधे को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम सभी खनिज मिट्टी के द्वारा ही मिलते हैं। और जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं, और जो तना होता है वो उसको, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। और जो फूल होता है वो प्रजनन का कार्य करता है। सो पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतक से फिर हमारे अंग बनते हैं, अंग से फिर अंग तंत्र हमारा बनता है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कौन सी धातु उत्पन्न होती है? तो हमारी तांबा उत्पन्न होगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को एंड करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आपकी क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह के आपके क्वेश्चन जो हैं ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, यहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डेली आपकी इसी तरह से कुछ क्लासेस हो रही हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लासेस लें। थैंक यू सो मच।